नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान आपके लिए लेकर आया हूं जाने माने साहित्यकार, शिक्षाविद, आलोचक और कवि डॉक्टर कुमार विमलेंदु सिंह की वे फिल्म समीक्षाएं जिन्हें पाठकों ने भरपूर प्यार दिया। वो भूली हुई बातें जिनको विमलेंदु के शब्दों ने फिर से तरोताजा कर दिया, उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। आज उनको अपनी आवाज देकर मैं उस फलसफे का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त कर रहा हूं जो आने वाले वक्त के इतिहास के पन्नों में सदा संजो के रखे जाएंगे। फिल्में वे आईना हैं जिसमें हम सभी परिलक्षित होते हैं। सिनेमा के रूप में फिल्मों की पटकथाओं में अनेक किरदार ऐसे होते हैं जो हमारी स्मृतियों में जाने अनजाने एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। बहुत बार उनके चेहरे तो याद रह जाते हैं, उनका काम याद रह जाता है, मगर उनका नाम गुमनाम बन के खो जाता है। उन भूली हुई बातों को फिर से संजोने के लिए चलिए चलते हैं यादों के गलियारे में, मिलने उन किरदारों से जो कभी हमारे थे, जो आज भी हमारे हैं और आगे भी हमारे ही रहेंगे। सुनिए विमलेंदु के अल्फाज मेरी आवाज में, मेरे अंदाज में। भूली हुई बातें भाग 2। विमलेंदु ने कहा है, इश्क में गुफ्तगू मुझको सहल रही है तब तक, मतले से मक्ते के दरमियां गजल रही जब तक। कसीदा से शुरू होकर गजल बन जाने तक अल्फाजों का सफर बेहद दिलचस्प है और गजलों का जिंदगी में इस कदर शामिल हो जाने का किस्सा भी। अरब के देशों में जब कसीदा पढ़ने का चलन एक तवील सफर के बाद हमारे देश पहुंचा, उसमें काफी तब्दीलियां हो चुकी थी और गजल नमूदार हो चुकी थी। इस बीच जो हुआ वो तफसील से कहने वाली एक कहानी है, लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने गजलों को हर जुबां और हर दिल तक पहुंचाया। मीर गालिब मोमिन जौक के दीवानों से निकलकर बहादुर शाह जफर के किले के मुशायरों से होते हुए जब अशआर तवाइफों के कोठों तक पहुंचे, तब इन्हें मुजराई गजल के नाम से जाना गया। और जो सबसे बेहतरीन बात हुई वो थी अल्फाजों को मौसीकी का साथ मिलना। ये कहना भी गलत न होगा कि गजलें यहीं से मशहूर हुईं। उर्दू के अदीबों ने इसे संभाले रखा और जब हमारे यहाँ भारत में सिनेमा आया और उसमें मौसीकी को जगह मिली, गजलों का दायरा और बड़ा हो गया और ये हर खास और आम शख्स के जिंदगी का हिस्सा बन गई। फिल्मों में गजलों का इस्तेमाल होता आया था, लेकिन ये सारे गजल बीते जमाने के बड़े शायरों के हुआ करते थे, मसलन गालिब, मीर वगैरह के। बाद में जिन शायरों की गजलों को फिल्मों में लिया गया वो फैज, साहिर, जानिसार अख्तर, मजरूह जैसे बड़े अदीब थे जिनको समझने के लिए दिमाग के मशक्कत और तालीम के असर की ज़रूरत थी। लेकिन 80 के दशक में शुरुआत से ही ऐसी गज़लें फिल्मों के लिए लिखी जाने लगी जिसके मायने सबको समझ आने लगे और ऐसे शायरों में जावेद अख्तर और गुलजार का नाम आता है। कुछ ऐसे गुलूकार हुए जिनकी आवाज़ सबको जानी पहचानी सी लगी। जगजीत सिंह, भूपिंदर गुलाम अली जैसे फनकारों का नाम इस फहरिस्त में आता है, लेकिन बस वाहिद नाम है जिसकी मौसीकी ने गज़लों को उम्र बख्शी और हमेशा के लिए सबकी ज़िंदगी पर सुकून लम्हों में शामिल कर दिया। वो नाम है कुलदीप सिंह जी का। 1982 में फारूक शेख और दीप्ति नवल ने फिल्म साथ साथ में काम किया और इस फिल्म में एक गज़ल थी जिसे जगजीत सिंह ने गाया था और शायर जावेद अख्तर के थे। इस गज़ल में जो सुकून और रोमानियत भरी मौसीकी थी वो कुलदीप सिंह जी की ही थी। वो गज़ल थी, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिसे भी ज़रा भी दिलचस्पी है गज़लों में वो आज भी ये गज़ल ज़रूर सुनता है। गज़ल गायकी में बेशक मेहदी हसन और बेगम अख्तर का कोई सानी नहीं, लेकिन ये गज़ल आवाम के दिल और दिमाग में चस्पा हो गई। कुलदीप सिंह जी ने 1986 में आई फिल्म अंकुश में भी अपने हुनर का जादू दिखाया और इसका एक गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता इतना मकबूल हुआ कि आज भी कई बैंकों में इसे बतौर थीम सॉन्ग रखा गया है। इन्होंने IPTA के लिए लगातार काम किया और 2009 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया।
इनके बेटे जसविंदर सिंह भी एक मशहूर गज़ल गायक हैं। वैसे तो कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया गज़लों और मौसीकी की दुनिया में, लेकिन जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में गज़लों को सबका बनाया और सबको गज़लों से आशना किया, उनमें कुलदीप सिंह जी का नाम हमेशा लिया जाएगा। उनके लिए उनके ही बनाए हुए सुरताल में डूबे अल्फाज, एक मैं क्या अभी आएंगे दीवाने कितने, अभी गुजेंगे मोहब्बत के तराने कितने। धन्यवाद।